हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने गॉजेस लॉ पढ़ा था और उसका प्रूफ देखा था। आज हम गॉजेस लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे। गॉजेस लॉ को कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉजेस लॉ। तो अपना टॉपिक है आज का एप्लीकेशन ऑफ गॉजेस लॉ, ठीक है। जिसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट एप्लीकेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एक इन्फिनिटी स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से, ठीक है। एक वायर लेंगे कि जैसे कि ये वायर है, सपोज करो इस वायर के ऊपर चार्ज होगा और इसकी वजह से हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉजेस लॉ। गॉजेस लॉ का यूज करेंगे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अब आपको मालूम है कोई चार्ज वायर होगा, ये चार्ज वायर है, तो जहाँ पर भी चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ चार्ज क्या बना लेता है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसी की वैल्यू हम निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉजेस लॉ। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी चार्ज वायर मतलब कि ये वायर है। अगर कोई हम पॉइंट इसके क्लोज लेंगे तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी जो लेंथ ली जाएगी वो इन्फिनिटी ली जाएगी। अगर हम पॉइंट को दूर लेते हैं तो ये एक फिक्स लेंथ का वायर होगा। जैसे हम किसी टावर को उसकी जड़ से देखते हैं, नीचे से देखते हैं, ठीक है, बॉटम से देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा लगता है, और उसी टावर को हम जब दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें एक छोटा दिखाई देता है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वायर की जो लेंथ है वो कैसी रहेगी, ठीक है। तो हम इन टॉपिक्स में जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट रहेगा वो क्लोज रहेगा, किसके क्लोज रहेगा, वायर के। तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वायर इन्फिनिटी लेंथ की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब गॉजेस लॉ का यूज करोगे तो गॉजेस लॉ के लिए आपको मालूम है क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा, ठीक है। गॉजेस लॉ कब अप्लाई होता है, क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस लेंगे और क्लोज सरफेस जो अज्यूम करेंगे लेंगे उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, ठीक है। जो भी सरफेस अज्यूम करेंगे उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें गॉसियन लॉ को अप्लाई करना है। तो गॉसियन लॉ को अप्लाई करते हैं तो गॉसियन सरफेस को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो सरफेस होगा ये क्लोज सरफेस होगा। कैसा सरफेस होगा, क्लोज सरफेस होगा। और सेकंड बात, ये एक ऐसा सरफेस होगा जिसके ऊपर ई इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस होगा उस सरफेस का वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल या तो आपको 0 डिग्री मिलेगा या फिर 90 डिग्री, ऐसा ही सरफेस होना चाहिए। और उस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। ऐसा सरफेस ही गॉसियन सरफेस होगा, वो ही वैलिड होगा जिसके ऊपर ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में या तो 0 डिग्री का एंगल मिलेगा या फिर 90 डिग्री, और जो ई की वैल्यू होगी उस सरफेस के ऊपर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये हमें आगे जब टॉपिक को लेकर चलेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, क्या करना होगा, तो आपको जो सरफेस लोगे गॉसियन सरफेस उसका फाई निकालोगे। फाई कैसे निकलेगा, दो तरीके से निकलेगा। तो क्लोज सरफेस है तो उसके लिए तो एक ऐसे निकलेगा, ठीक है। फाई की डेफिनेशन से, फाई क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस फील्ड, ठीक है। सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो फाई आता है। और एक फाई कैसे आएगा, गॉजेस लॉ से समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्लोज सरफेस के हम एक तो ऐसे फाई निकालेंगे और एक ऐसे फाई निकालेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, आगे चलकर ई निकल के आएगा। ये प्रोसेस रहेगी
क्या प्रोसेस रहेगी, एक क्लोज सरफेस लेना होगा, वो ऐसे लेना होगा जिसके ऊपर ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल 0 या 90 डिग्री होगा और ई की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। ऐसा सरफेस लेने के बाद उस सरफेस का आप फाई निकालोगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स और विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। उन दोनों से आप फाई निकालने के बाद उन दोनों को इक्वल पुट कर दोगे और आप किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखते हैं हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक स्ट्रेट वायर है, इसके क्लोज एक पॉइंट पी लिया है यहाँ पर, ठीक है, इसके क्लोज है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये इन्फिनिटी लेंथ का वायर होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें इस चार्ज, इसके ऊपर चार्ज दिया गया है, तो वो चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। ठीक है, इस पी पॉइंट पर। अब ये पी पॉइंट जो होगा वो गॉसियन सरफेस पे लिया जाएगा, जो गॉसियन सरफेस होगा उसके ऊपर होना चाहिए पी पॉइंट। ठीक है, ओके, आगे देखेते हैं। तो ये मैंने एक इन्फिनिटी लेंथ का स्ट्रेट वायर ले लिया, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने चार्ज दिया है और यूनिफॉर्मली चार्ज दिया है, यानी कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम। और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा टाइप है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम ई निकाल रहे हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से आप ई निकाल चुके हो, एक पॉइंट चार्ज होगा क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पी पर जो आर डिस्टेंस पर कितना निकल के आ गया इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये निकल के आता था ई इजकल टू के क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इसके पास में कहीं पर भी इधर पॉइंट ले सकते हैं, इधर कोई पॉइंट लेंगे पी, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये पी पॉइंट लिया है, ये पी पॉइंट गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए। अब गॉसियन सरफेस होगा वो ऐसा सरफेस अज्यूम करना होगा जिसके ऊपर ई और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल 0 और 90 डिग्री हो, या तो 0 मिलना चाहिए, 0 नहीं है तो 90 डिग्री होना चाहिए, और उसके ऊपर ई की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप का हम क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस वायर से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, आर। ठीक है, इतनी ही डिस्टेंस पर आपने एक और लिया है, और आपका ये बन गया सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस। अब कहोगे सर यही सरफेस क्यों लिया है, ये वायर था, इस वायर में आप पाइप डाल दो और पाइप को दोनों तरफ से क्लोज कर दो, जो पाइप होगा वो कहलाएगा गॉसियन सरफेस। वो पाइप ही इन कंडीशन को अप्लाई कर रहा है और कोई दूसरा सरफेस अप्लाई नहीं करेगा इन दोनों कंडीशन को, तो वो गॉसियन सरफेस नहीं होगा। तो ये अप्लाई कर रहा है इन दोनों कंडीशनों को, वो आगे आपको मालूम चलेगा, जैसे जैसे हम चलेंगे तो ये दोनों कंडीशन आपको आगे मालूम चल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो पाइप है इसके ऊपर कितने सरफेस है, ये जो पाइप था इसके ऊपर कितने सरफेस है, 3 सरफेस है। ये पाइप है, ठीक है, एक तो इधर सरफेस होगा, एक इधर सरफेस होगा। इस सरफेस को बोलेंगे हम सर्कुलर सरफेस, इधर वाले को भी क्या बोलेंगे, सर्कुलर सरफेस, और ये वाला जो होगा पाइप इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। ठीक है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप का जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है ये 3 सरफेस से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये है जिसको मैंने इस पूरे सरफेस के एरिया को क्या नाम दे दिया, S1। एक ये कर्व्ड सरफेस है, ये वाला पाइप का ये वाला हिस्सा, इसको मैंने नाम दे दिया S2, और एक तीसरा सरफेस है जिसको नाम दे दिया S3। यानी कि जो पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, S1, S2 और S3 में। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अब इस सरफेस से रिलेटिव आप फ्लक्स निकालोगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और इस सरफेस से रिलेटिव आप फाई निकालोगे विद द हेल्प ऑफ गॉसियन लॉ। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे कैसे करते हैं इसको। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसकी जो डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी वो मैं बोल देता हूँ लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अच्छा, ये जो सिलेंड्रिकल शेप का आपने गॉसियन सरफेस लिया है इसकी जो लेंथ है वो L है
और इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस ये वाली होगी। ठीक है, ये वाले भी आ रहे हैं, ये वाले भी आ रहे हैं। क्लियर, आगे चलते अपन। तो अब हम इसका फाई निकालेंगे डेफिनेशन से। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस डेफिनेशन की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम फाई निकालेंगे। तो पूरे कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए फाई क्या हो जाएगा, कंप्लीट फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्लियर। और ये जो सरफेस है ये पूरा का पूरा, इस पूरे सरफेस को मैं एस बोल रहा हूँ। व्हाट इज एस, एस होगा आपका, एस क्या बोला जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, एस इजकल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी कि पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया है। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल शेप के गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो S है वो किससे मिलकर बना है, S1 से S2 और S3। तो हम इसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ सकते हैं, 3 पार्ट में। क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें फाई निकालना है। फाई निकालना है तो फाई इससे भी कुछ फील्ड लाइन निकलेंगी, इससे भी फील्ड लाइन निकलेंगी और इससे भी, तो तीनों के लिए हम फाई निकाल लेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपका इसका जो फाई होगा वो क्या होगा, फाई 1 इजकल टू, यानी कि S1 का क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा कि S1, यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा क्योंकि ओनली S1 की बात कर रहे हैं, तो इस बाकी को भूल जाओ। ठीक है, ओनली ये वायर है और यहाँ पर एक सर्कुलर क्या है, सरफेस है। उस सर्कुलर सरफेस से पास आउट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी फ्लक्स हम निकालेंगे। तो क्या होगा, ओपन सरफेस होगा वो अकेला, और वो होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सेकेंड वाले के लिए निकालेंगे तो फाई 2 बोला जाएगा, और वो क्या होगा, S2 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और तीसरे वाले के लिए क्या बोला जाएगा, S3 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, ये फाई 1 S1 का है, ये फाई 2 S2 का है, ये फाई 3 S3 का है। अब फाई 1 फाई 2 फाई 3 निकल गए आपके, तो इन तीनों को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो, क्योंकि आपका टोटल फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। तो यानी कि हम इस क्लोज सरफेस को, क्लोज एस सरफेस को हम 3 सरफेस में तोड़ सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल में बताया था। इसके बाद क्या लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, फाई इजकल टू ओपन सरफेस S1 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी कि ये फाई 1 है, और किसका फाई 1 है, S1 सरफेस का फ्लक्स है, प्लस S2 सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, ये होगा, प्लस S3 सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, ये वाला होगा। ये टोटल क्या कहलाएगा, फाई। किसका फाई कहलाएगा, पूरे सरफेस का, एस सरफेस का कहलाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला, ये वाला। तो S1 पर जाओ, S1 पर E को देखो और DS को देखो। तो DS तो हमें लेना पड़ेगा एलिमेंट। ठीक है, ये S1 सरफेस है, इसके ऊपर आप एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ये वाला मैंने लिया एक छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो मैं बोलूँगा DS। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन किधर है, इस DS की डायरेक्शन किधर है, इधर एक सरफेस है ऐसे सर्कुलर, उसके ऊपर आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले रखा है। क्या ले रखा है, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट, उसकी डायरेक्शन किधर होगी सरफेस की, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो हमने DS की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ये होगी डायरेक्शन किसकी, DS वेक्टर S1 पर। अब इसके ऊपर E की डायरेक्शन किधर होगी, तो E की डायरेक्शन आपको मालूम है, E इजकल टू F बाई क्यू नोट होता है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे हो वहां पर आपको क्यू नोट अज्यूम करना है। यहाँ पर क्यू नोट रखा है, वो भी प्लस का होता है क्यू नोट। अब इस क्यू नोट पर फोर्स जिधर लगेगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर प्लस का चार्ज रखा होगा, तो ये प्लस किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि S1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। क्लियर, ये तो हो गया S1 के लिए E वेक्टर और DS वेक्टर। S2 के लिए, S2 पर आ जाओ, S2 ऐसे होगा, ये वायर है तो S2 कुछ ऐसे होगा। ठीक है, S2 पर एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेता हूँ, इस L को नीचे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये L लेंथ का सिलेंड्रिकल
गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये P पॉइंट यहाँ पर ले लो, ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप कहीं पर भी ले सकते हो, तो सपोज करो हम यहाँ पर ले लेते हैं उस P पॉइंट को, जो कि कितनी डिस्टेंस पर होगा, वो R डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है? ओके, S2 पर आप E की और DS की डायरेक्शन देखोगे, तो मैंने इसके ऊपर एक एलिमेंट लिया, ये वाला लिया। ठीक है, ऐसे है, इस प्रकार से है S2, उसके ऊपर की तरफ मैंने एक एलिमेंट लिया है। अब इस एलिमेंट लिया है, इसके सरफेस की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर होगी और ऊपर की तरफ होगी, यानी आउटवर्ड होगी। तो ये किसकी डायरेक्शन है, DS वेक्टर की, यानी कि S2, ये वाला पूरा जो सरफेस है ये वाला S2 कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस S2 है, सर्कुलर सरफेस S1 है, और ये वाला सर्कुलर सरफेस S3 है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा, ये प्लस किधर लगाएगा, फोर्स ऊपर की ओर, उधर ही क्या होगी, E की डायरेक्शन। इसके ऊपर एलिमेंट लेंगे S3 के ऊपर लेंगे, तो ये ले लिया मैंने S3 के ऊपर एलिमेंट DS। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पर सरफेस है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, सरफेस की परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। ये किसकी डायरेक्शन है, DS वेक्टर। यहाँ पर E की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पर प्लस चार्ज रखो, प्लस Q0 रखा, उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस प्लस Q चार्ज पर, यहाँ पर रखा है, ये प्लस किधर लगा है, ऊपर की तरफ। ये किसकी डायरेक्शन होगी, E वेक्टर की। मैं अगर बोलूँ ये वाला, देखो इसको E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, इसको क्या बोलोगे आप, D फाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, D फाई, यानी कि इस DS का फ्लक्स है, ये जो DS है इसका फ्लक्स होगा। ठीक है, ये वाला DS है, इसका फ्लक्स होगा, ये वाला DS इसका। अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं S1 के लिए, तो ये इस पूरे का हो जाएगा S1 के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर S2 आ जाएगा तो कर्व्ड सरफेस का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और यहाँ पर अगर S3 आ जाएगा तो इस पूरे सरफेस का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई इजकल टू में S1 पर इसका मैग्नीट्यूड डॉट हटा रहे हैं, वेक्टर हटेगा, EDS कोस कितना आएगा, S1 के ऊपर E और DS के बीच का एंगल कितना है, S1 के ऊपर आ गई, S1 है, S1 के ऊपर E और DS के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, 90 डिग्री, प्लस S2, इसको डॉट को हटाएंगे तो E वेक्टर का मैग्नीट्यूड, DS वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस S2 के ऊपर E और DS के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 0, प्लस S3 S3 के ऊपर जो E वेक्टर और DS वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना होगा, कितना है, 90 डिग्री। देखिए ये रहा S3, इसके ऊपर DS वेक्टर और E के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। फाई इजकल टू 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसको क्या लिखोगे, 0 प्लस S2 EDS और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो फाई इजकल टू में ये जो है E S2 के ऊपर सेम होगा, S2 ये वाला है, ये वाला, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर के कारण, वो सेम होगा। वो कैसे होगा सेम, वो आपको जब इसकी E की वैल्यू निकल के आएगी इस पॉइंट पर, ये जो सरफेस है या ये पॉइंट है, इसके ऊपर हम E निकालेंगे तो वो देखेंगे सेम निकल के आएगा। तो ये कांस्टेंट है, मैंने बोला था गॉसियन सरफेस के ऊपर E की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, E बाहर आ गया, S2 और DS। इसका मतलब क्या समझते हो, इस वाले का मतलब इंटीग्रेशन S2 DS, यानी कि S2 के ऊपर जो DS लिया है, ऐसे काफ़ी DS होंगे और उन सब का इंटीग्रेशन मतलब सम कर देंगे। ये वाला S2 है, ठीक है, पूरा S2 है। अब इसके ऊपर छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, ठीक है, ये ऐसे है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो जो पाइप है, पाइप आपने डाला था, उस पाइप का जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर छोटे छोटे DS होंगे। उन सभी DS को जब सम करोगे तो क्या आएगा, उस कर्व्ड सरफेस का एरिया। याद रखना क्या बताया मैंने, S2 के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम करेंगे तो ये जो कर्व्ड सरफेस होगा उसका एरिया आएगा। और आपको मालूम है सिलेंडर जो होता है, ये सिलेंडर है, उसके कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 2
पाई उसकी रेडियस उसकी लेंथ। तो इसकी रेडियस कितनी है r और इसकी लेंथ कितनी है l। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कर्व्ड सरफेस का एरिया। एरिया ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ds/2 रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गई? फाई आ गया, कंप्लीट गॉसियन सरफेस का फाई आ गया विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम फाई निकालोगे गॉसियन लॉ से। गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे, तो गॉसियन लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होगा? फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू क्या है? ये जो गॉसियन सरफेस लिया है इसके अंदर टोटल चार्ज, यानी कि ये जो क्लोज सरफेस लिया है इसके अंदर ये जो चार्ज आ रहा है इसका अमाउंट, वो हम कंसिडर कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो गॉसियन सरफेस है उसने जो चार्ज को एनक्लोज किया है उसका अमाउंट क्यू है। ठीक है, समेशन क्यू को हम एक वैल्यू मान लेते हैं, कितना है? क्यू। लेट अस कंसिडर चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज क्यू। देन ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? फाई इज इक्वल टू में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज कितना मान लिया आपने, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है ये सारा का सारा कितना है? क्यू अमाउंट का है। सो फाई इज इक्वल टू में आप क्यू को क्या लिख सकते हो? यू नो वेरी वेल लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका वायर है उसके ऊपर आपका चार्ज Q है, उसकी लेंथ L है, तो क्या बोला जाएगा? Q बाई L। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है? Q है, और वो चार्ज कितनी लेंथ पर है? L लेंथ पर है। तो Q इजकल टू क्या लिखा जाएगा? लैम्डा L। तो Q को क्या लिख सकते हो? लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या है? ये क्या है? फाई। किसका है? किसका है? गॉसियन लॉ से निकाला है। किसका? इस पूरे सरफेस का। ठीक है, तो ये फाई है गॉसियन सरफेस का, ये फाई है गॉसियन सरफेस का। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये दोनों फाई एक ही सरफेस की है, तो ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो क्या लिखा जाएगा? ई 2 पाई आर एल, ये फाई इजिकल टू में लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे देखिए, यहां से L से ये L कैंसिल हो जाएगा और E इजिकल टू E की वैल्यू निकालनी है। 2 पाई आर को आगे भेज देंगे तो ऊपर बचेगा लैम्डा इधर, और 2 पाई आर आगे चला गया और एप्सिलॉन नॉट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? E इजिकल टू में लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप इसके ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा और नीचे क्या कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्यों किया है ये भी आपको मालूम चल जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाती है उससे न्यूमेरिकल में। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किए करेंगे 2 पाई को कितना हो जाएगा? ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे? 1 ई इजिकल टू में 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना है? 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, 2 लैम्डा आर। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख दिया। अब ये क्या बन गया? के बन गया, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया। ये के बन गया तो इसको क्या लिखोगे आप? ई इजिकल टू के, इसको के बोलेंगे, ये 2 है तो 2 के लैम्डा क्या बोलेंगे? 2
के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो आपको के की वैल्यू मालूम है, के जो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁹। तो कैलकुलेशन इजी बन जाती है। इसमें हम सीधी के की वैल्यू रखेंगे, क्वेश्चन में जो लैम्डा दिया होगा लैम्डा की वैल्यू रखेंगे और आर की वैल्यू। अगर ये फॉर्मूला यूज करते तो इसको कैलकुलेट करना पड़ता और आपका टाइम कंज्यूम होता, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये फॉर्मूला बना दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर, पॉइंट पी पर। ठीक है, कहाँ पर है ये, पॉइंट पी पर आया है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मैंने बताया था गॉसियन सरफेस के ऊपर कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि लैम्डा चेंज होने वाला नहीं है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी चेंज नहीं होगी। कब होगी चेंज, या तो कहीं पर ज़्यादा हो कहीं पर कम हो तब होगी। और दूसरी बात है आर इस पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगा। ये पॉइंट यहाँ पर होता तब भी डिस्टेंस कितनी होती है आर, ये पॉइंट यहाँ पर होता तब भी डिस्टेंस आर, यहाँ पर होता तब भी डिस्टेंस आर होती। तो पॉइंट पी के लिए ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, तो दोनों वैल्यू सेम रहेंगी तो ई की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो गॉसियन सरफेस के ऊपर ई की वैल्यू क्या रहती है, सेम। और आपने देख लिया गॉसियन सरफेस के ऊपर ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ 90 नहीं होता तो 0 होना था, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 90, तो ये एक वैलिड गॉसियन सरफेस है। तो ये निकल के आए हैं ई की वैल्यू किससे, इन्फिनिटी स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से निकल के आएगी। ठीक है, अब यहां से आपको क्लियरली शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है कि जो ई है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, और जो ई है वो इनवर्स है किसके, आर के। ठीक है, आर के तो इनवर्स है ई और लैम्डा के। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बन के आएगा, लैम्डा और ई के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट, क्योंकि प्रोपोर्शनल में कैसे निकल के आता है, स्ट्रेट। और यहाँ पर ई और आर के बीच में ग्राफ बनेगा वो कैसे बन के आएगा, कुछ इस टाइप से। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर लेते या यहाँ पर लेते, आर की वैल्यू दूर लेके जाते तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। यानी कि चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये एक टॉपिक था, एप्लीकेशन का फर्स्ट टॉपिक था ये। आगे हम और देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है आपको नोट्स में, तो वो न्यूमेरिकल आप ज़रूर सोल्व कर लेना इस टॉपिक के बेस के ऊपर। ठीक है, उसमें आपको के लैम्डा आर सब मालूम है और आपको ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। क्लियर, ओके।